हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा सिविक्स का सेकंड चैप्टर और आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 24, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में डिटेल में हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। कल हमने देखा था किस प्रकार से कहाँ से आइडियाज़ जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए लिए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कल हम उस वीडियो के बारे में पढ़ चुके हैं इन सब के बारे में डिटेल में। तो आज हम जो जिन्होंने लिखा था ना, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले। यू विल फाइंड हेयर वेरी ब्रीफ स्केच ऑफ some of the leaders who played an important role in making constitution। यहाँ पर तुम्हें बहुत ही अच्छा से जानने को मिलेगा कि कौन कौन से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल जो था वो प्ले किया था। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives। जो ये डॉक्यूमेंट जो था जिसको कि लिखा गया था, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, इसको लिखने का काम एक असेंबली जिसमें कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से उनके द्वारा किया गया था। जिसको क्या कहा, उन जो रिप्रेजेंटेटिव से उनको क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन जुलाई 1946। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए जो इलेक्शंस था उसको कब किया गया, कब हुआ था, वो जुलाई 1946 में हुआ था। इट्स फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। इसकी जो पहली मीटिंग थी वो कब हुई थी, दिसंबर 1946 के अंदर हुई थी। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। और उसके बाद जो देश था हमारा वो डिवाइड हो गया था इंडिया और पाकिस्तान में। The Constituent Assembly was also divided into the Constituent Assembly of India and that of Pakistan। जो Constituent Assembly जैसे पार्टीशन से पहले जिसको चुना गया था तो वो भी डिवाइड हो गई थी। एक तो थी ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान की भी असेंबली बनी थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट रोड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स। जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, उसके अंदर कितने मेंबर थे। क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार इस तरह के छोटे छोटे आपके। 299, 299। द असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1946। अब असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 के अंदर। बट इट केम इनटू फैक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। लेकिन इफेक्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, कब इसकी शुरुआत हुई थी प्रैक्टिकली, जनवरी 1950 में, 26 जनवरी 1950 में। टू मार्क दिस डे वी सेलिब्रेट जनवरी 26 एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। इसी दिन को याद करते हुए हम लोग 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के तौर पे हर साल मनाते हैं। वाई शुड वी अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स एगो। क्यों हमने लगभग 6 डिकेड पहले ये जो इस असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, आज भी हमने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, क्यों मानते हैं उसे। वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबाउ। एक रीज़न तो हम इसका पहले ही पढ़ चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर अलोन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें सिर्फ इसके मेंबर्स के ही व्यू नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं, इसमें सिर्फ यही नहीं पता लगता कि भाई इसके मेंबर क्या चाहते थे। इट एक्सप्रेस अ ब्रॉड कंसेंसस ऑफ इट्स टाइम। ये समय के अनुसार जो उस समय जो चीज़ चाहिए थी उस चीज़ को ये एक्सप्रेस करता है, जिस चीज़ की ज़रूरत थी। मैनी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैव हैड टू री राइट देयर कॉन्स्टिट्यूशन अफ्रेश। बहुत सारे कंट्रीज़ को दोबारा से अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना पड़ा है, बिकॉज द बेसिक रूल्स वर नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल मेजर सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़। क्योंकि उसमें जो बेसिक रूल्स थे ना, वही जो सामाजिक ग्रुप थे सोसाइटी के या पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनको वो बेसिक रूल ही एक्सेप्टेबल नहीं थे। इन सम अदर कंट्रीज़, कुछ दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मियर पीस ऑफ पेपर
जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा ही बनकर रह गया है. नो वन एक्चुअली फॉलोज हिम, कोई मतलब बहुत कम ही उसे फॉलो करते हैं. द एक्सपीरियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक्सपीरियंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इज़ डिफरेंट, वो डिफरेंट है. ओवर द लास्ट हाफ सेंचुरी, लगभग आधी सदी बीत जाने के बाद भी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कुछ जो ग्रुप्स हैं, जो बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं कुछ प्रोविजंस को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हैं उनको लेकर. बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज़ एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. भाई कुछ चीज़ों को चेंज करने के लिए तो कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया, लेकिन किसी भी सोशल ग्रुप ने या पॉलिटिकल पार्टी ने इवन जो है क्वेश्चन नहीं उठाया है जो भी लेजिटिमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की उस पर. दिस इज़ एन अनयूजुअल अचीवमेंट फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन. ये मतलब बहुत ही एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. द सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट, अब दूसरा रीज़न क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करने का. द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो रिप्रेजेंट करती थी इंडिया के लोगों को, क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव से चुने हुए मेंबर्स थे. देयर वर नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एट दैट टाइम. उस समय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था उस समय. सो द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय ऑल द पीपल ऑफ इंडिया. इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसे भी डायरेक्टली सभी लोगों के द्वारा नहीं चुना गया था इंडिया के. इट वॉज इलेक्टेड, इन्हें चुना गया था मेनली बाय द मेंबर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजनल लेजिस्लेटर दैट वी मेंशन्ड अबव. जो उस समय प्रोविंशियल लेजिस्लेटर के जो मेंबर्स होते थे उन्होंने ही इसे चुना था, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं. दिस एंश्योर्ड अ फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम ऑल द रीजन्स ऑफ द कंट्री. अब ये इसमें क्या इंश्योर किया गया था कि एक सही जोग्राफिकल शेयर हो, मतलब अलग अलग इलाकों से आने वाले मेंबर्स अपना अपना योगदान इसके अंदर दें. देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए मेंबर्स होने चाहिए, ऐसा इंश्योर किया गया था. भाई एक ही जगह के सभी मेंबर्स को नहीं ले लेना, अलग अलग जगह से अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज जो हैं वहाँ से मेंबर्स आए. द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इस असेंबली को किसने डोमिनेट किया था? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने. द पार्टी दैट लेड इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल, जिसने कि इंडिया के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल किया था. बट द कांग्रेस इटसेल्फ इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड ओपिनियन. लेकिन कांग्रेस के अंदर भी बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियन थे अपने अपने. द असेंबली हैड मैनी मेंबर्स. असेंबली के बहुत सारे मेंबर थे हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस, जो कि कांग्रेस के साथ एग्री नहीं थे. इन सोशल टर्म्स, तो सामाजिक तौर पर भी द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज ग्रुप्स, कास्ट, क्लासेस, रिलीजन एंड ऑक्यूपेशंस. अभी जो असेंबली है ये अलग अलग जो मेंबर्स थे इसके, जो अलग अलग लैंग्वेज के बोलते थे या कास्ट के थे या फिर अलग अलग क्लास से आए हुए थे या अलग अलग रिलीजन के थे, अलग अलग ऑक्यूपेशंस के मेंबर्स थे इस असेंबली में. इवन इफ़ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, अगर ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा भी चुना जाता, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफरेंट. तो ये जो बनी थी ना, इसके जो मेंबर्स थे वो उनका जो कंपोजिशन था वो ज़्यादा अंतर उसके अंदर नहीं होता, ऐसे ही वो होते चुने जाते इसी प्रकार से. फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर्कड गिव सैंटिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. आखिरकार जिस मैनर से ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने काम किया उससे क्या मिला कॉन्स्टिट्यूशन को? पवित्रता, सैंटिटी होगा, उसको एक पवित्र स्थान जो था वो मिला. एक अच्छा मतलब कि एक बिना किसी भेदभाव के एक कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो तैयार हुआ. सैंटिटी होगा, एक पवित्र चीज़ इसको माना गया, मतलब सभी जो इसको मानते हैं सभी की नज़रों में मान सम्मान वाली चीज़ जो थी कॉन्स्टिट्यूशन वो बना.
The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual मैनर. अब ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसने बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, खुले तरीके से और एक तरतीब वाइज जो था वो काम किया था. फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल वर डिसाइडेड. सबसे पहले क्या हुआ, कुछ बेसिक जो प्रिंसिपल थे वो डिसाइड किए गए और एंड एग्रीड अपॉन, और उस पर सहमति बनाई गई. देन अ ड्राफ्टिंग कमेटी chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft constitution for discussion. उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया डिस्कशन करने के लिए. सेवरल राउंड्स ऑफ थ्रो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत सारे जो डिस्कशन के राउंड जो थे वो चले. क्लॉजेज बाय क्लॉजेज, एक के बाद एक हर जो भी क्लॉज था उसके ऊपर डिस्कशन किया गया. मोर देन 2000 अमेंडमेंट, लगभग 2000 बदलाव इसके अंदर किए गए, जो कि कंसीडर किए गए 2000 बदलाव इसके अंदर करने हैं. द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 ईयर्स. 3 सालों के अंदर जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेलिब्रेट होकर 114 डेज स्प्रेड किए थे 3 सालों में. एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड, हर डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट किया गया. एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व. जो भी शब्द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो बोला गया उसको रिकॉर्ड किया गया और उसको प्रिजर्व किया गया. दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स. इन्हें जो भी बातचीत वहाँ पर की गई ना उसको रिकॉर्ड किया गया, जिसे उसे क्या कहा गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कहा गया. जब इस डिबेट को जब प्रिंट किया गया ना, व्हेन प्रिंटेड, जब इसे प्रिंट किया गया, दीज डिबेट्स आर 12 बल्कि वॉल्यूम्स. इसके मतलब 12 बल्कि वॉल्यूम्स, मतलब बुक्स जो है वो बन गई थी. दीज डिबेट्स प्रोवाइडेड द रेशनल बिहाइंड एवरी प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इन डिबेट्स के अंदर क्या था कि क्या कोशिश की गई थी कि जो भी प्रोविज़न्स है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसमें हर बात पर बातचीत की जाए, हर चीज़ पर बातचीत करके मतलब कि देखा जाए कोई कमी तो नहीं रह गई है. दीज आर यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. और इसे ही बताया गया, इस प्रकार से जो बताया गया था मीनिंग जो क्या था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. 2.4 गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कि अब वैल्यूज़ किस प्रकार से जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की उनको गाइड किया गया, किस प्रकार से बनाया गया. इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एक्सैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. भी हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स पर देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक्चुअल में प्रोविज़न होता क्या है. एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन टू अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ऑल अबाउट. हम पूरी फिलोसफी अब जानने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. वी कैन डू दिस इन 2 वे. 2 तरीक़ों से हम इसे कर सकते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. एक तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि हम उन चीज़ों को पढ़ें कि जो व्यूज़ थे हमारे मेजर लीडर्स के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर. बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड, लेकिन बराबरी से ये भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है. व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी. अपने बारे में क्या फ़िलोसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की. दिस इज़ व्हाट द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज. यही वो काम करती है जो हमारी प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वही ये काम ये करती है. मतलब कि प्रेम्बल क्या बताती है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रकृति है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने डाली हैं, उसके आइडल क्या हैं. तो ये सारे काम क्या करती है प्रेम्बल. लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन. एक के बाद एक हम चीज़ों पर चलते हैं. द ड्रीम एंड द प्रोमिसेस. जो ड्रीम्स थे और जो प्रोमिसेस थे. सम ऑफ यू हैव नोटिस अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, महात्मा गांधी. अब तुम देख रहे पर अभी तक हमने क्या देखा है, जितने भी नाम आए हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों में महात्मा गांधी का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है. ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे. येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन.
लेकिन बहुत सारे ऐसे मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन जो उनके विज़न को फॉलो करते थे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो बहुत सारे जो हैं ऐसे लोग थे जो उसके प्रोविज़न्स को, जो उनके विजन्स थे जो महात्मा गांधी के, उनको फॉलो करते थे। राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया, जो उन्होंने अपनी मैगजीन लिखी थी यंग इंडिया 1931 के अंदर, ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। उन्होंने ये लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन से एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं। तो उन्होंने अपने व्यूज़ जो है पहले ही बता दिए थे। दिस ड्रीम of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. B.R. Ambedkar, who played a key role in the making of constitution, but he had a different understanding how the inequality could be removed. अब ये जो ड्रीम था इन इंडिया में, इंडिया को लेकर, इसके अंदर इन इक्वेलिटी को हटाना, एलिमिनेटेड होता है हटाना, एक ये ड्रीम था कि ये जो असमानताएं हैं ना कास्ट को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो ये उन्होंने अपने व्यूज़ जो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से शेयर किए थे, जिन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो मेन की रोल था उसको प्ले किया था। लेकिन ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ, लेकिन इन दोनों में क्या था कि अलग अलग अंडर समझ थी दोनों की भी, किस प्रकार से इस इनइक्वालिटीज़ को रिमूव किया जा सकता है। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विज़न। उन्होंने अंबेडकर जी ने क्या किया था, महात्मा गांधी के जो विज़न था उसको जो क्रिटिसाइज, बहुत ज़्यादा तीखा क्रिटिसाइज जो था वो किया था। इन हिज concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. अब जो उन्होंने स्पीच दी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, उसके अंदर उनकी घबराहट जो थी, एग्जाइटी जो थी, बहुत क्लियरली शो हो रही थी। फाइनली लेट अस turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of the midnight on 15 अगस्त 1947। और आखिरकार जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी जो फेमस स्पीच थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए वो आधी रात को 15 अगस्त 1957 को दी थी। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वैल्यूज़ दैट इंस्पायर, वैल्यूज़ जिन्होंने इंस्पायर किया था एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल, जिन्होंने कि फ्रीडम स्ट्रगल को गाइड किया था, वो वैल्यूज़ उनके बारे में बात की जा रही है। एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट, इसको क्या था, पोषण जो था वो यहीं से मिला था, इन आइडियाज़ को सबको। फॉर्म द फाउंडेशन फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। अब इनको इन्हीं की वजह से जो उस समय इंडियन स्ट्रगल जो किए जा रहे थे, इसी की वजह से जो इंडियन डेमोक्रेसी है इंडिया की, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव जो थी वो रखी गई थी। दीज वैल्यूज़ आर एम्बेडेड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यही जो वैल्यूज़ हैं उनको डाला गया है जो प्रेम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके अंदर। दे गाइडेड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गाइड करती हैं जितने भी आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में प्रेम्बल जो है वो बताती है। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज़। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो शुरुआत की जाती है एक शॉर्ट स्टेटमेंट के द्वारा की जाती है, जिसके अंदर किसकी बेसिक वैल्यूज़ लिखी गई हैं। दिस इज़ कॉल्ड द प्रियम्बल, इसे ही प्रियम्बल कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल कहा गया है। टेकिंग इंस्पिरेशन
फ्रॉम अमेरिकन मॉडल, जो अमेरिकन मॉडल है उससे इंस्पायर होते हुए, उससे इंस्पिरेशन लेते हुए मोस्ट कंट्री इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद द प्रेम्बल। अब जो अमेरिकन मॉडल है उससे सभी ने इंस्पिरेशन लेते हुए सभी कंट्रीज़ ने क्या किया है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल के साथ शुरू किया है। जैसे ये देखो, ये प्रेम्बल है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी नहीं है, ये है आपकी साउथ अफ्रीका की, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ये हमारी है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की प्रेम्बल है पेज नंबर 19 पर। जैसे इसके अंदर जो ये वर्ड्स आए हुए हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें क्या बताया गया है कि जो लोग हैं हम इंडिया के, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़, यहाँ पर हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन ड्रॉन अप एंड एनेक्टेड बाय द पीपल। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इसे लिखा गया है लोगों के द्वारा, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेड, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। बेस में राजा का या आउटसाइड पावर का कोई हाथ नहीं है। सोवर्जन का मीनिंग, जो सोवर्जन मीन्स क्या है, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन एंड इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर। भाई लोग ही जो है सुप्रीम, जो लोगों को ही सबसे सुप्रीम राइट है ताकि वो अपने डिसीजन ले सके अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स के लिए। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई भी बाहरी जो ताकत है वो डिक्टेट नहीं करेगी इंडिया की गवर्नमेंट को। सोशलिस्ट, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली, जो वेल्थ है उसको सोशली बनाया जाएगा, एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, और सोसाइटी के द्वारा बराबरी से उसको शेयर किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ऑनरशिप ऑफ लैंड, जो गवर्नमेंट है वो जो लैंड की ऑनरशिप है उसको रेगुलेट करेगी, एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। लैंड को और इंडस्ट्री को गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करेगी ताकि जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है उसको दूर किया जा सके। सेकुलर, सिटीजन्स हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। भाई जो सिटीज़न होंगे इंडिया के उनको फ्रीडम होगी, वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकेंगे, बट देयर इज़ नो ऑफिशियल रीज़न, कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। गवर्नमेंट ट्रीटेड ऑल रिलीजन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट सभी धर्मों का बराबरी से सम्मान करेगी। डेमोक्रेटिक आपको पता ही है कि जहाँ पे लोग जो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे और अपने रूलर्स को खुद से चुन सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिपब्लिक। द हेड ऑफ द स्टेट इज़ एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट ए हेरिडिटरी पर्सन, मतलब कि वंश पर आधारित किसी कोई भी पोजीशन जो है वो नहीं मिलेगी, जो हेड होगा स्टेट का उसको चुना जाएगा। नेक्स्ट है आपका जस्टिस। सिटीज़न कुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, भाई न्याय को लेकर सिटीजन्स के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे किसी कास्ट का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जेंडर का हो। सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी रिड्यूस्ड, जो सोशल इनइक्वालिटीज़ है उसे कम किया जाएगा। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, गवर्नमेंट को सभी की भलाई के लिए काम करना पड़ेगा, स्पेशली जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उनके लिए। लिबर्टी। नेक्स्ट है हमारा, there are no unreasonable restrictions on the citizen in what they think, कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी, लोग आज़ाद होंगे, क्या वो सोचते हैं वो कह सकते हैं अपनी बात को। हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, कि जो भी उनकी सोच है उसको वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द वे दे विश टू फॉलो अप द देयर थॉट इन एक्शन, और किस प्रकार से वो अपनी सोच को एक्शन में लेकर आ सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये फ्रीडम को होगी। इक्वेलिटी, समानता, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड, जो ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं वो ख़त्म होंगी। द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, गवर्नमेंट जो है सभी के लिए एंश्योर करेगी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। फ्रैटर्निटी, भाईचारा, तो यहाँ पर फ्रैटर्निटी क्या बताया है, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, हम सभी इस प्रकार से बिहेव करेंगे जिस प्रकार से कि हम मेंबर हो एक ही फैमिली के। नो वन शुड ट्रीट अ
फेलो सिटीज़न एज इन्फीरियर, हम अपने किसी भी साथी सिटीज़न को इन्फीरियर या कमज़ोर नहीं समझेंगे। तो ये हमारे प्रियम्बल के मेन पॉइंट्स हैं, जो ये हमारी जो प्रियम्बल है उसके अंदर जो डिटेल में आप पढ़ लेना बुक में से, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स ये हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, ये हमारे प्रियम्बल शो करती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब बातें, मेन जो वैल्यूज़ हैं ये हैं। नेक्स्ट है हमारा, लेट अस रीड द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली। बहुत सावधानी से हम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रियम्बल है उसको पढ़ते हैं, एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स कीवर्ड। हर कीवर्ड का हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। मैंने समझा दिया है ऑलरेडी, आपको पढ़ना और लर्न करना है आपको सबको। द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोइम ऑफ ऑन डेमोक्रेसी। जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको पढ़ा जाता है जिस प्रकार से कि पोइम पढ़ते हैं डेमोक्रेसी की। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड। इसके अंदर सारी फिलोसफी वो लिखी हुई है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई है। इट प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड एवोलेट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अंदर जो है ये वो स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाती है जिससे कि हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं कोई सी भी कानून को या कोई भी एक्शन जो है गवर्नमेंट जो भी कर रही है उसको हम एग्ज़ामिन कर सकते हैं। टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, ये जानने के लिए कि क्या ये काम ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है। इट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लास्ट लाइन आपको बताई गई है। ये वाली तो आपसे ना यूँ लगा लो कि चाहे आप 10th के बाद एसएस पढ़नी छोड़ देना, ये क्वेश्चन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला जीके में आपका, कि जो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, किसको कहा गया है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को ही कहा गया है सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात ध्यान में रखना। नेक्स्ट पेज है अब आपका इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। तो इसमें क्या बताया गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मियरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलोसफी एज वी नोटेड अबव। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर स्टेटमेंट सिर्फ वैल्यूज़ की या फिलोसफी की नहीं, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज़ इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है और क्या है इसके अलावा, कि भाई ये जो वैल्यूज़ इसके अंदर दी गई हैं उनको इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट मतलब उनको इम्प्लीमेंट भी किया किस प्रकार से किया जाना है। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दिस अरेंजमेंट। अब ये जो सारे का सारा डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया का, ये सब इन्हीं अरेंजमेंट्स के बारे में है कि किस प्रकार से क्या काम किया जाना है। इट इज़ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, ये बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। Therefore it need to be amended quite regularly to keep it update। इसको अपडेट करने के लिए क्या होता है, बार बार इसके अंदर अमेंडेड, इसको चेंजेस इसके अंदर करने होते हैं। मतलब कि जिस लॉ की ज़रूरत नहीं है उसकी जगह नया जो चेंज है वो किया जाता है समय के अनुसार। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने कि लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन द सोसाइटी। उनको ये महसूस हो रहा था उस समय कि लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्या वो चाहते हैं, और जो सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। दे डिड नॉट सी इट एज ए स्कार्ड स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। मतलब उन्होंने इसको इस प्रकार का इतना टफ नहीं बनाया था कि इसको चेंजेस, इसमें किसी प्रकार का कुछ भी बदलाव ही ना किया जा सके। सो दे मेड प्रोविजंस, इसलिए उन्होंने इस प्रकार के प्रोविजंस बनाए टू कॉपरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, के समय के अनुसार इसके अंदर चेंजेस जो है वो लाए जा सकें। दी चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन चेंजेस को ही क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो कहा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को बहुत ही जो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब करता है इन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स के अंदर कि किस प्रकार से जो लीगल लैंग्वेज है उसको यूज़ किया गया है, उसके बारे में बताया है। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर तुम पहली बार इनको पढ़ोगे कॉन्स्टिट्यूशन को, इट कैन
बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, भाई बहुत ही मुश्किल होगा इसको पढ़ना, थोड़ा बहुत मुश्किल भी हो सकता है पढ़ना। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन इसका जो बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है वो डिफ़िकल्ट नहीं है समझना। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री, कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये बताया गया है कि क्या प्रोसीजर है किसी भी व्यक्ति को चुनने का जो गवर्न करे कंट्री को, उस प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर जो है वो बताया गया है। इट डिफाइन व्हाट विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन, किसके पास कितनी पावर होगी कि कोई भी डिसीजन अगर किसी को लेना है तो किसके पास कितनी पावर जो है वो रहेगी, वो इसके अंदर बताया गया है। एंड इट पुट लिमिट्स टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन। अब इसके अंदर जो है लिमिट भी बताई गई है गवर्नमेंट की, कि उस जो है वो उसकी गवर्नमेंट की कितनी लिमिट है और कैसे किस प्रकार से जो राइट्स हैं उसको सिटीजन्स को दे सकती हैं। दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उस राइट्स को ख़त्म नहीं किया जा सकता। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स, जो बाकी के 3 चैप्टर हैं इन दिस बुक, इस बुक के अंदर, और अबाउट दीज 3 आस्पेक्ट्स ऑफ द वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सब किस पर आधारित हैं, जो वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसी के एस्पेक्ट्स हैं। वी शैल लुक एट सम की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन ईच चैप्टर, हम हर चैप्टर के अंदर देखेंगे कि कुछ ना कुछ जो की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनको पढ़ेंगे हर चैप्टर के अंदर, एंड अंडरस्टैंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और ये भी देखें किस प्रकार से वो डेमोक्रेटिक राजनीति के अंदर काम करते हैं। But this textbook will not cover all the silent features of the institutional design in the Indian Constitution. लेकिन ये जो टेक्स्ट बुक है ये सारे के सारे जो साइलेंट फीचर्स है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उसको कवर नहीं करती है। सम अदर आस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर, अगले साल की जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक होगी उसमें भी हम कई आस्पेक्ट जो हैं दूसरे उनको कवर करेंगे। तो टॉपिक हो गया आपका ख़त्म। नीचे आपके क्या हैं, ये ग्लोसरी वर्ड्स हैं, इनको पढ़ लेना, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।